कि 10 जून को जो रिपोर्ट आई है द वायर की, जो सिद्ध करती है, जो ये कहती है कि 140 सीटों पर जितनी वोटें पड़ी थी उनसे ज्यादा वोटें निकली हैं। इसके बाद तो कुछ रह नहीं जाता। अगर उन 140 सीटों को हटा दो तो मोदी कहां जाएगा, कहां पड़ेगा? ये मोदी जो उस दिन 16 तारीख को 16 जून को कह रहा था कि भाई अब तो ईवीएम मर गई या जिंदा है। ईवीएम जिंदा है तभी तू यहाँ जिंदा है। ईवीएम जिंदा है तो तू संसद में बैठा है। जिस दिन ईवीएम खत्म हो जाएगी उस दिन मोदी की सत्ता खत्म हो जाएगी। हम तो बार बार कहते हैं कि अगर वाकई में लोग इसके साथ में हैं तो बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे ना, मोदी को औकात पता लग जाएगी। भाई अगर लोग तेरे साथ में तो जीत के ही आएगा, और अगर तेरे साथ में नहीं है तो पता लग जाएगी कितने लोग तेरे साथ में हैं। मोदी इस तरह से बेशर्म व्यक्ति है और उससे संविधान, मतलब अब तो मजबूरी होगी कि संविधान को छेड़ नहीं सकेगा, नहीं तो संविधान को खत्म करने में उन्हें कोई कसर नहीं छोड़ी। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद से एक बार फिर ईवीएम पर बहस शुरू हो गई। बहस की शुरुआत होती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सीईओ एलन मस्क से, और उनके बयान को मजबूती देते हैं राहुल गांधी अपने बयान से। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि अब जब संसद का सत्र शुरू होगा, क्या ईवीएम का मुद्दा वहां पर भी गरमाया जाएगा और आने वाले चुनाव क्या ईवीएम के बगैर किए जाएंगे? इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ वकील जी मौजूद है, जो लंबे समय से इस जो है पूरी संघर्ष आप ईवीएम को लेकर के करें। क्या कुछ इस मुद्दे को करेंगे? एलन मस्क जो कि दुनिया का इतना बड़ा नाम है, वो एक बहस बड़ी इसको लेकर के छेड़ दे। मुझे एक मुहावरा याद आ रहा है, वो कहते हैं कि घर का जोगी जोगी नहीं और आन गाम का सिद्ध। मतलब हम इतने दिन से ईवीएम के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ईवीएम में किस कदर बेईमानी है, धोखाधड़ी है, और ईवीएम के माध्यम से मोदी किस तरह से चुनाव जीत के सत्ता में बार बार हो रहा है। और इस बार भी साफ साबित हो गया कि 10 जून को जो रिपोर्ट आई है द वायर की, जो सिद्ध करती है, जो ये कहती है कि 140 सीटों पर जितनी वोटें पड़ी थी उनसे ज्यादा वोटें निकली हैं। इसके बाद तो कुछ रह नहीं जाता। अगर उन 140 सीटों को हटा दो तो मोदी कहां जाएगा, कहां पड़ेगा? 100 सीटों से नीचे सिमट जाना है। और यही सारी चीज थी, हम भी यही कैलकुलेट कर रहे थे कि 100 सीटें नहीं आएंगी, 100 ± 20 इतनी सीटें आएंगी, और बाकी सारे भी जो लोग। ईवीएम में बेईमानी है, ईवीएम के माध्यम से बेईमानी होती है, ईवीएम के माध्यम से बेईमानी की जाती है, ये सच है। और मैं समझता हूं अगर एलन मस्क ये बात कह रहे हैं और राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि ईवीएम ब्लैक बॉक्स है, इसकी जांच नहीं हो सकती, तो मैं समझता हूं राहुल गांधी जी को संसद में जबरदस्त तरीके से पूरे विपक्ष को इकट्ठा करके इस ईवीएम के खिलाफ में आंदोलन करना चाहिए, लड़ाई करनी चाहिए। नहीं तो इन बातों को कहने का कोई अर्थ नहीं है। और अभी भी 3 या 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। अब जम्मू कश्मीर को भी कह रहे हैं कि वहां भी चुनाव की बात है, तो अगर जम्मू कश्मीर को कह रहे हैं तो इसी साल अक्टूबर के आसपास में 3 राज्यों में चुनाव होने हैं, 4 राज्यों में चुनाव होने हैं। जम्मू कश्मीर हो गया, हरियाणा हो गया, झारखंड और आपका महाराष्ट्र हो गया। ये चुनाव अगर ईवीएम से होंगे तो मुझे पूरा संदेह है कि मोदी जबरदस्त तरीके से इलेक्शन कमीशन के माध्यम से बेईमानी करके इस चुनावों को जीतने का प्रयास करेगा, ताकि ये बता सके कि लोग मेरे साथ में हैं, पब्लिक मेरे साथ में है। इन सारी चीजों से बचने के लिए विपक्ष की जिम्मेदारी है। विपक्ष के तमाम बड़े नेता जो भी अलग अलग पार्टियों के हैं, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे टीएमसी के हों, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों, और चाहे नीतीश के हों, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू को, ये सारे के सारे, इन सबका फर्ज है कि ईवीएम को खत्म करने के लिए आंदोलन करें। लेकिन सर भानु जी, हमने देखा कि किस तरीके से ईवीएम को लेकर के लगातार जो इलेक्शन कमीशन है वो जवाबदेही अपनी बताता रहा, और उन्होंने तो चुनाव के बाद भी कहा कि आप 5 साल के लिए ईवीएम का पीछा छोड़ दीजिए। तो कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि आप लोग बेवजह का जो है ईवीएम पे अपना ठीकरा फोड़ते हैं। नहीं, तो वो उसके कहने से ये थोड़ी है कि जो वो कह रहा है वो सच है। जो इलेक्शन कमीशन बेईमान है, ये मोदी जो उस दिन 16 तारीख को 16 जून को कह रहा था कि भाई अब तो ईवीएम मर गई या जिंदा है। ईवीएम जिंदा है तभी तू यहाँ जिंदा है। ईवीएम जिंदा है तो तू संसद में बैठा है। जिस दिन ईवीएम खत्म हो जाएगी उस दिन मोदी की सत्ता खत्म हो जाएगी। ये जो बातें हैं, ये बातें वैसे ही नहीं, बेवजह नहीं है। आप देखिए जगह जगह से सारी चीजें निकल कर आ रही हैं, और सब सामने आ रहा है कि ईवीएम में किस कदर बेईमानी और धोखाधड़ी की जाती है, उसी के माध्यम से जीत के आ रहे हैं। हम तो बार बार कहते हैं कि अगर वाकई में लोग इसके साथ में हैं तो बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे ना, मोदी को औकात पता लग जाएगी। भाई अगर लोग तेरे साथ में तो जीत के ही आएगा, और अगर तेरे साथ में नहीं है तो पता लग जाएगी कितने लोग तेरे साथ में हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर बैलेट पेपर से इस देश में चुनाव हो जाए
सो मोदी और बीजेपी 40 सीटें पार नहीं कर सकती। लेकिन इस बार 240 पे अटक गए और मामला पहुंच जाता है महाराष्ट्र की सीट पे जहाँ पे 48 वोटों से हार जीत तय हुई है, उसको लेकर के। नहीं तो आप देखिए ना वो किस तरह से भाई वहां पर जो बेईमानी हुई है, रिकाउंटिंग जो हुई है, रिकाउंटिंग में आप देख क्या रहे हैं कि जो ओटीपी है मशीन को खोलने की, वो किसके उस पे फोन पे आनी चाहिए, वहां से लिंक किसका होना चाहिए, स्वाभाविक ही आरओ का होना चाहिए, रिटर्निंग ऑफिसर का होना चाहिए। रिटर्निंग ऑफिसर के अलावा कौन हो सकता है जिसकी पहुंच वहां तक है। लेकिन वो जो ओटीपी है वो आती है रविंद्र वायकर, जो सिंधे गुट का जो एमपी जो जीता 48 वोटों से, उसके साले के मोबाइल फोन पर। इसका मतलब है कि सब मिले हुए हैं और इसी बात की शंका जाहिर की है कि जो यहां हो सकता है एक सीट पर वो कहीं भी हो सकता है। और इसीलिए जो अब आप ध्यान कीजिए कि 10 जून को जो दवायर की वो है कि 140 सीटों पर जितनी वोटें पड़ी उससे ज्यादा जो है वोटें निकली हैं, तो साफ समझ में आ रहा है कि बेईमानी है। लेकिन राहुल गांधी बोलेंगे कब? जब एलन मस्क बोलेंगे। अगर एलन मस्क नहीं बोलेंगे तो राहुल गांधी नहीं बोलेंगे, जबकि उन्हें बोलना चाहिए, जबकि उन्हें संघर्ष करना चाहिए, जबकि उन्हें पूरे विपक्ष को इकट्ठा करके सड़क पे आना चाहिए ईवीएम के खिलाफ। और ईवीएम जब तक नहीं हटेगी तब तक इस देश में फ्री फेयर इलेक्शन होंगे नहीं। और दूसरा एक चीज और बड़ी दिक्कत तो आती है कि कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में कह रही है कि चुनाव ईवीएम से कराएंगे, तो ठीक है उनके खिलाफ भी लड़ेंगे हम लोग, उनके खिलाफ भी लड़ाई। लेकिन क्योंकि आपकी जो लड़ाई है ईवीएम को लेकर के, शिंदे जी कह देते हैं कि मेरा कैंडिडेट जीता है इसीलिए इस तरीके की जो है विवाद हो रहा है, कोई और जीता तो ये विवाद नहीं होता। साथ ही राहुल गांधी को कह देते हैं कि 2 सीटें आप भी ईवीएम के भरोसे जीते हैं, तो क्या आपको भी पूरा बात इसकी नहीं है कि मेरा कैंडिडेट जीता तो विवाद इस बात पे हो रहा है कि वो ओटीपी तुम्हारे साले के फोन में कैसे आई भाई? वो रिटर्निंग ऑफिसर के आनी चाहिए थी, या काउंटिंग ऑफिसर जो भी है, डीएम है, एसडीएम है, उनके उस पर आनी चाहिए थी। एक कैंडिडेट जो लोकसभा में कैंडिडेट है, जो हार चुका है 681 वोटों से, उसके वहां दोबारा से गिनती हो रही है और उसके साले के उस पर ओटीपी आ रही है। क्यों? इसका क्या मतलब है? ये बात इस बात को सिद्ध करती है कि बेईमानी धड़ल्ले से हो रही है और इसी तरह से पूरे देश में भी बेईमानी हुई है। वो वायर की रिपोर्ट मैं मानता हूं कि बिल्कुल सही है रिपोर्ट। ठीक है सर। भानु जी, अब संसद का सत्र चल रहा है, ठीक है, हम देख रहे हैं कि पहला दिन होता है, शपथ दिवस होता है और किस तरीके से पीएम मोदी शपथ लेने जाते हैं और संविधान की कॉपी दिखा करके विपक्ष उनको कहीं ना कहीं बता रहा है कि संविधान के चलते ही आप 240 पर सिमट कर आए और आगे यदि आप उसका और अपमान करते हैं तो आगे और हालत खराब। नहीं, अगर आप देखेंगे तो सही मायने में मोदी को 100 सीटें नहीं मिली। ये तो आप देखें दवायर की रिपोर्ट को, मैं फिर उसका जिक्र कर रहा हूं, 140 सीटों पे जितनी वोटें पड़ी उससे ज्यादा निकली हैं। 2 करोड़ वोटें बढ़ाई गई हैं। 6% वोटें कैसे बढ़ा दी गई भाई? जितने आप देखिए कंप्यूटर आपके पास में है, जिस समय फॉर्म 17C भरा जाता है उसके तुरंत बाद, यानी आप ज्यादा 7 बजे 8 बजे 9 बजे तक रात को उतने, उसके बाद में सारा डाटा आपके पास आ जाना है। जब डाटा सारा आपके पास आ गया तो वो डाटा बढ़ कैसे गया? जब 5 चरण का मतदान हो चुका उसके बाद में आ रही है कि 1 करोड़ 7 लाख वोटें बढ़ा दी गई। और जिस तरह से वोटें बढ़ाई गई हैं, जिन जिन क्षेत्रों में बढ़ाई गई हैं, उन वोटों के बढ़ने से ये रिजल्ट है। अन्यथा तो मैं कह रहा हूं कि मोदी तो अगर ईवीएम से भी ठीक से हो जाता चुनाव तो 100 पे सिमट जाता है। ये स्थिति है। संविधान को लेकर के पहले ही दिन लड़ाई, संविधान को लेकर सही उन्होंने किया, संविधान का उसे आईना, मोदी इस तरह से बेशर्म व्यक्ति है और उसे संविधान, मतलब अब तो मजबूरी होगी कि संविधान को छेड़ नहीं सकेगा, नहीं तो संविधान को खत्म करने में उन्हें कोई कसर नहीं छोड़ी। और आप उसका देख लीजिए कि संविधान के प्रति कितनी उसकी श्रद्धा है। एक तरफ तो संविधान को माथे से लगा रहा 16 जून को जब एनडीए की मीटिंग, और दूसरी तरफ 4 तारीख से पहले 3 तारीख की रात को ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को संसद परिसर से हटा दे रहा है, महात्मा गांधी की प्रतिमा को हटा दे रहा है, शिवाजी महाराज की प्रतिमा को हटा दे रहा है। इसी से यह बात साबित है कि उस व्यक्ति की नजर में सत्ता महत्वपूर्ण है, संसद, संविधान, लोकतंत्र किसी का कोई महत्व नहीं है। अगर उसका दाब पड़ जाए तो संविधान को 1 मिनट में खत्म कर दे। इसीलिए जो विपक्ष ने उसे दिखाया आईना कि भाई ये जो संविधान है इसको देख के ही चलना है, बहुत अच्छी बात है। संविधान को देखकर वो नहीं चले तो विपक्ष को संसद चलने नहीं देना चाहिए, सरकार को चलने नहीं देना चाहिए, उखाड़ के फेंक देना चाहिए। सर आखिरी सवाल लूंगी, संविधान को वो भी याद कर रहे हैं कि 25 जून को किस तरीके से 50 साल जो है इमरजेंसी को हो जाएंगे और संविधान को कुचलने का काम उस समय में किया गया था, तो क्या लग रहा है इस तरीके से? 10 साल से ये कुचली तो रहा है। वो तो फॉर्मली बाकायदा डिक्लेयर की गई थी इमरजेंसी, इसने तो बिना डिक्लेयर किए लोगों को बंदी बना के रख दिया। सारे संवैधानिक संस्थान है उनको गुलाम बना लिया।
कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जहां उसका गुलाम ना हो। सारे मीडिया को गुलाम बना लिया। डिक्लेयर किए बिना ही 10 साल से इमरजेंसी तो लगा रखी है, और क्या करेगा? लोगों के खिलाफ झूठी एफआईआर करना, लोगों को जेल में बंद करना, कानून में परिवर्तन करना, जो मन में आए वो गुंडागर्दी इसने 10 साल की और किया क्या है। सर, वन इलेक्शन की बात जो सरकार कर रही है अपने उसमें क्या है, उस पर आपको क्या लगता है संसद के अंदर अब क्या फैसला होगा? मोदी के बाप में भी दम नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन करा ले। ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, करेगा, लेकिन उस समय समझता हूं ये समझ में आ जाना चाहिए कि देश की जनता अब तेरे खिलाफ खड़ी हो चुकी है खुल के, और अगर ये सड़क पर आ गई तो देश छोड़ के भागने के अलावा उसके पास कोई क्या इलाज नहीं। भविष्य एनडीए सरकार का आपको लग रहा है? नहीं, एनडीए सरकार का कोई भविष्य नहीं है, किसी भी दिन गिरेगी, किसी भी दिन गिरेगी। हाँ, और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, मुझे पक्का विश्वास बहुत है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील थे भानु प्रताप सिंह, जो लगातार जो ईवीएम के मुद्दे को उठाते रहते हैं और अब भी कह रहे हैं कि ईवीएम के मुद्दे को हम लगातार इसी तरीके से उठाते रहेंगे, और जब तक उस पर पूरी कामयाबी नहीं मिलेगी उसको इसी तरीके से जो ईवीएम का मुद्दा है उसको लगातार जो है जनता के बीच में उस पर चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप देख रहे हैं 4PM।